हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम सीरीज़ ऑफ 5 कर रहे हैं जिसमें हम हर वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। आज हम कवर करेंगे बेस थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेस थ्योरम के क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क कर आएंगे और वो एज अ क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं और केस स्टडी की फॉर्म में भी आ सकते हैं। पर जब वो केस स्टडी की फॉर्म में आएंगे तो केस स्टडीज़ अब जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आती। उसमें क्या है कि 2 या 3 पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली केस स्टडी भी तभी सॉल्व हो पाएगी अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं बोर्ड्स में। सबसे पहले है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन एन एमसीक्यू टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। मतलब 2 ऑप्शंस हैं, या तो उसको आंसर पता है या वो गेस करता है। 3/4 be the probability that he knows the answer, 1/4 is the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability he knows the answer given that he answered it correctly? तो इसमें क्या किया करो, सबसे पहले जो पूरा सैम्पल स्पेस होता है तो उसमें से हमें पार्टीशंस लेनी होती हैं। मतलब पूरे सैम्पल स्पेस में से अलग अलग पार्टीशंस जिनका पूरा का सम जो है यूनियन लेके पूरा सैम्पल स्पेस आएगा। तो जो इसमें ऑप्शंस होते हैं ना, ही नोज द आंसर और ही गेसेस द आंसर, तो इसको E1 E2 ले लिया करो। और सबसे पहले क्वेश्चन की जो लास्ट वाली लाइन होती है ना उसमें ढूंढा करो कि कौन सा इवेंट अक्कर हुआ है जो गिवन है। तो गिवन है कि ही आंसर्ड इट करेक्टली, मतलब ये वाला जो इवेंट है ये अक्कर हुआ है कि उसने क्वेश्चन को करेक्ट आंसर किया है। तो ये चीज़ें जब हमें समझ आ जाएं तो क्वेश्चन का फॉर्मेट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे E1, ही नोज द आंसर, और E2 हम लेंगे ही गेसेस द आंसर। ये जो E1, E2 या E3 है, जितने भी इवेंट्स आते हैं इन सबको मिला के पूरी सैम्पल स्पेस बनती है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होता है। तो इसमें से अगर हम एक की प्रोबेबिलिटी पता हो तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हम अगर 2 इवेंट्स हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। इसमें लिखा है 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 3/4। 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 1/4। उसके बाद ए इवेंट वो ले लिया करो जो कि अक्कर हुआ है, जो इस क्वेश्चन में अक्कर हुआ है, जो गिवन है। तो गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो ए होगा ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो सबसे पहले काम होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि E1, E2, E3, E4 जितने भी इवेंट्स हों वो सारे कौन कौन से हैं, और जो फाइनली जो इवेंट अक्कर हुआ है जो गिवन है वो क्या है, उसको ए ले लिया करो। ए मतलब ही आंसर्ड इट करेक्टली। उसके बाद E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी हमें पता है। उसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E1 की। E1 मतलब he answered it correctly when he knows the answer, क्योंकि उसको आंसर पता था और उसने आंसर को करेक्ट किया when he knows the answer। तो यहाँ पे ये गिवन है he who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, बट अगर उसको पता है आंसर एंड ही आंसर्ड इट करेक्टली तो ये 1 होगा, क्योंकि ये है श्योर इवेंट। मतलब अगर हमें आंसर पता हो और हम करेक्ट आंसर दें वो तो श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इनका सम 1 होता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इनका सम 1 नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा he answered it correctly when he guesses। जब उसने गेस किया तो उसने करेक्ट आंसर किया, तो ये तो हमें गिवन है who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। अब हमें निकालना है he knows the answer given that he answered it correctly, he answered it correctly and he knows the answer, ये निकालना है। तो बेस थ्योरम में
प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना कि ही आंसर्ड इट करेक्टली, E1 E2 तो निकाल चुके हैं, बट हमें E1 निकालना है, E1 सच दैट A हैज़ अकर्ड। तो ऊपर तो E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा, और नीचे जितने भी सारे ये इवेंट्स होते हैं E1 E2 उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सारा टोटल आउटकम्स हो जाएंगे E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। E1 की वैल्यू है 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 3/4, और नीचे भी हो जाएगा 1 इंटू 3/4 प्लस E2 इज 1/4, तो 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/4। तो नीचे में से ना सबकी टर्म में से एक एक 4 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 3 और नीचे 3 प्लस 1/4, तो 3/13/4, तो आंसर इज 12/13। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स अ 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन 3 times एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether head or tail is obtained. Basically यहाँ पे दो केसेस गिवन है, या तो she throws 5 और 6 या तो she throws 1, 2, 3 और 4, और उसने head देखना है कितनी बार आया है। तो उसके बाद if she obtained exactly 1 head, ये इवेंट अक्कर हुआ है, जो अक्कर हुआ होता है उसको A ले लिया करो। she obtained exactly 1 head, जैसे 5 और 6 को E1 ले लिया करो, 1, 2, 3 और 4 को E2 ले लिया करो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रोज 1, 2, 3 और 4 विद द डाई? तो सबसे पहले शी थ्रोज 5 और 6 इज E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी, डाइस में देखो हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 6 में से 2 नंबर आ रहे हैं, तो 2/6 हो जाएगी विच इज 1/3। E2 होगा शी थ्रोज 1, 2, 3 और 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगी 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। ए इवेंट ले लिया करो, शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड। तो शुरू में हमारा काम होता है E1 E2 क्या है आइडेंटिफाई करना, और A को आइडेंटिफाई करना है जो इवेंट अक्कर हुआ होता है। तो जो एक्चुअली अक्कर हुआ है इवेंट, वो गिवन होता है कि ये अक्कर हुआ है, उसको A ले लिया करो। उसके बाद AE1 एंड AE2 निकाल लिया करो। AE1 मतलब शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन शी गेट्स 5 और 6। तो उस केस में इसने क्या किया कि जब एक हेड आया तो उसने कॉइन को 3 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया और एग्जैक्टली 1 हेड। जब हम 3 बार टॉस करते हैं तो उस केस में सैम्पल स्पेस में 8 आउटकम्स होते हैं। तो 1 हेड वाले 3 आउटकम्स होते हैं, 2 हेड वाले भी 3 आउटकम्स होते हैं, देन एक तीनों हेड वाला एक आउटकम और तीनों टेल वाला एक आउटकम होता है। तो ये 1 हेड वाला एक ही आउटकम होगा 3/8। नहीं तो इसकी सैम्पल स्पेस भी लिख के देख सकते हो। जैसे इसकी सैम्पल स्पेस होगी ना, 3 बार टॉस, 3 कॉइन्स हैं तो 8 आउटकम्स होंगे, तो 8 में से ऐसे 4 बार H लिख लिया करो, 8 का हाफ इज़ 4, 4 बार H, 4 बार T, फिर 2 बार H, 2 बार T, ऑल्टरनेट लिखते जाओ, HH, TT, फिर 2 का हाफ 1, तो 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, H, T, H, T, तो ये हमारे 8 आउटकम्स बन जाएंगे। तो इसमें काउंट कर सकते हो कि 1 हेड कितनों में आ रहा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 निकालना होता है, एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन शी थ्रोज 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4 में उसने कॉइन को सिर्फ एक ही बार टॉस किया। एक बार टॉस करने पे एक बार मतलब हेड एंड टेल की हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे
और बेस थ्योरम में यहाँ पे हमें देखना है, अब देखो ये उल्टा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ये नीचे ए हो जाएगा, ऊपर देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रोज 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 को हमने E2 लिया है तो E2A निकालना है, तो ऊपर तो इसी का फेवरेबल आउटकम आ जाएगा AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, नीचे जो टोटल प्रोबेबिलिटी आती है। तो AE2 इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 2/3, और नीचे भी इसको सिंप्लीफाई मत किया करो क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स कट जाते हैं। AE1 इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/3, AE1 इज 3/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 2/3, ये 3 सबका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2/2 न्यूमरेटर में, चाहे इसको 1 लिख लो, 1 ही लिख लेते हैं क्योंकि वैसे भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 1/3/8 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 8/8 हो जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 11, तो हमारा आंसर इज 8/11। अब है थर्ड क्वेश्चन। 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3। पहले हर एक बॉक्स में 2 कॉइन्स हैं। फर्स्ट बॉक्स में क्या है, गोल्ड के 2 कॉइन्स हैं, और जो बॉक्स 2 है उसमें दोनों सिल्वर कॉइन्स हैं, मतलब इसमें गोल्ड का कोई भी नहीं है, और जो बॉक्स 3 है उसमें 1 गोल्ड कॉइन है और 1 सिल्वर कॉइन है। तो बेसिकली 3 बॉक्सेस हैं, तीनों में 2 कॉइन्स हैं, बट फर्स्ट बॉक्स में 2 गोल्ड के कॉइन्स है, कोई भी सिल्वर का नहीं है। बॉक्स 2 में दोनों सिल्वर कॉइन्स है, कोई भी गोल्ड का नहीं है, और बॉक्स 3 में 1 गोल्ड 1 सिल्वर। अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड। अब देखो जो इवेंट अक्कर हुआ है वो क्या अक्कर हुआ है कि जो हमने कॉइन निकाला वो गोल्ड का कॉइन है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि इवेंट क्या अक्कर हुआ है। ए इवेंट है कि जो कॉइन निकाला है वो गोल्ड कॉइन है, तो E1 होगा ही, क्योंकि उसने चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, ही चूजेस बॉक्स 1। E2 होगा ही चूजेस बॉक्स 2। E3 होगा ही चूजेस बॉक्स 3। अगर हमें क्वेश्चन में हर एक की अलग प्रोबेबिलिटी ना गिवन हो तो इन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। अगर ये 3 इवेंट्स हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अगर 4 इवेंट्स होंगे तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 वैसे होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1/3। ए इवेंट है कॉइन इज ऑफ गोल्ड, तो सबसे पहले E1 निकालेंगे। तो जब हम E1 E2 E3 आइडेंटिफाई कर लेते हैं और A आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, फिर AE1 AE2 AE3। तो AE1 होगा गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1। अब देखो बॉक्स 1 में दोनों ही गोल्ड कॉइन्स थे तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी, श्योर इवेंट है। या फिर इसमें हम लेंगे बॉक्स 1 में जो गोल्ड कॉइन है, नहीं श्योर इवेंट नहीं होगा। बॉक्स 1 में गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी यस, इसमें दोनों गोल्ड कॉइन्स हैं तो गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। एंड AE2 होगा गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 2, बट बॉक्स 2 में कोई गोल्ड कॉइन है नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। AE3 होगा गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 3, तो बॉक्स 3 में 1 गोल्ड है 1 सिल्वर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब हमें यूजिंग बेस थ्योरम निकालना है कि कॉइन गोल्ड का है तो दूसरा कॉइन भी गोल्ड का है, तो जो इसमें ये होगा दैट मीन्स इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो
E3 बॉक्स था, उसमें तो एक ही गोल्ड कॉइन है, वो गोल्ड कॉइन निकल चुका है, अब उसमें कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं है। तो E2 में तो वैसे ही गोल्ड कॉइन नहीं था, E1 ही ऐसा बॉक्स था जिसमें 2 गोल्ड कॉइन्स थे, तो हमें E1A निकालना है क्योंकि ओनली E1 कंटेन्स 2 गोल्ड कॉइन्स। तो हमें तो ये देखना है ना कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड का है, तो हमें E1A लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी 2 बॉक्सेस में दूसरा कॉइन गोल्ड का होने का कोई चांस है ही नहीं। तो ये हो जाएगा AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस AE3। नीचे जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम लेते हैं बेस थ्योरम से, तो उनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इस वे से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1A की वैल्यू हो गई, AE1 जो है हमारा 1 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज़ 1/3, और नीचे भी 1 इंटू 1/3, बट AE2 जो हमारा है 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और AE3 है हाफ इंटू 1/3, 1/3 सब में से कट जाएगा, ऊपर बचा 1 प्लस हाफ, तो 1/3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर इज 2/3। सो अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन। Card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and found to be both diamonds. Find the probability that the lost card is a diamond. इसमें हमारे केसेस होंगे कि देखो एक कार्ड लूज हुआ है पैक ऑफ कार्ड में से, तो E1 हम ले लेंगे लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, क्योंकि हमें एंड में ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज मतलब लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। तो डायमंड नॉट अ डायमंड E1 E2 लेंगे, बट इवेंट क्या अक्कर हुआ है, जो एक्चुअली अक्कर हुआ है कि जो 2 हमने कार्ड्स निकाले थे वो दोनों डायमंड्स हैं। E2 हम लेंगे लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी, डायमंड होते हैं टोटल 13 आउट ऑफ 52 विच इज़ 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 1/4 है ना, तो बाकी के कार्ड्स अपॉन 52 जब करोगे तो 3/4 ही आएगा, तो 39 अपॉन 52 करोगे तो वो 3/4 आएगा। देन ए इवेंट अकर हुआ है, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 निकालेंगे हम, AE1 मतलब बोथ कार्ड्स आर डायमंड्स व्हेन लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं नीचे होते हैं टोटल आउटकम्स, टोटल है 51 में से 2 कार्ड्स, क्योंकि एक कार्ड लूज हुआ है तो 52 की बजाय 51 कार्ड्स होंगे, 51 में से 2 कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं, और क्योंकि डायमंड लूज हुआ है तो डायमंड होंगे 12, तो 12 C2 होगा, सारे के सारे डायमंड्स में से ही 2 कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं, और बाकी के जो कार्ड्स बचेंगे 39 उसमें से कोई भी कार्ड नहीं ड्रॉ हुआ, तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 12 C2 अपॉन 51 C2 हो जाएगा। 12 C2 की वैल्यू निकालते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल। 12 इज 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 51 C2। डिनोमिनेटर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब हम निकालेंगे AE2। AE2 होगा कि लॉस्ट कार्ड, बोथ आर डायमंड्स व्हेन लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। बोथ आर डायमंड्स मतलब अब जो लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है तो टोटल 13 में से 2 कार्ड्स होंगे और बाकी के जो होंगे 38 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड नहीं सिलेक्ट होगा और नीचे आएगा 51 C2।
13C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 13 माइनस 2 इज 11 फैक्टोरियल। तो 13 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू सो दिस इज 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा और ये 2 है। 2 6 है 12, 13 इंटू 6 इज 78 अपॉन 51C2। अब हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बेस थ्योरम में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो E1A निकालना है। ये हो जाएगा AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। AE1 की वैल्यू है 66 अपॉन 51C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/4 और नीचे भी 66 अपॉन 51C2 इंटू 1/4 प्लस 78 अपॉन 51C2 इंटू 3/4। तो इसमें ना 51C2 और 4 सबका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 66 अपॉन 66 प्लस 78 इंटू 3। अब यहाँ पे नहीं है स्पेस तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा अलग से दिखाने के लिए अलग कलर से कर लेते हैं। तो ऊपर आया 66 अपॉन 66 प्लस 78 इंटू 3 हो जाएगा 8 3 24 21 234। सो दिस बिकम 66 अपॉन 300। 3 से कटेगा 3 2 अब 2 से कटेगा। सो आंसर इज 11 अपॉन 50। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 केसेस लेके भी हो सकता है कि लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज अ स्पेड, लॉस्ट कार्ड इज अ क्लब, लॉस्ट कार्ड इज अ हार्ट। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट वो भी इजी है, ये वाला ज़्यादा इजी है। अब है ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड्स में बहुत 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 बार आ चुका है। मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. Actually event occur क्या हुआ? उसने die throw की, उसने report किया it is a 6. इस क्वेश्चन को ऐसे लेना है, he reports that it is a 6. तो A हम ले लेंगे, he reports that it is a 6, क्योंकि सारी कहानी ही है कि वो सच बोल रहा है या नहीं। उसने ये रिपोर्ट किया, अब वो सच बोल रहा है या नहीं हमें नहीं पता, तो पता लगाएंगे। तो E1 है he throws us 6, या फिर इसको ऐसे ले लो, E1 ले लो, it is a 6, it is a 6, और E2 ले लो, it is not a 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी, जो E1 होगा कि इट इज़ अ 6 की प्रोबेबिलिटी तो होती है 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज़ 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगी 5/6। ही रिपोर्ट्स दैट इट इज़ अ 6। अब हम निकालेंगे E1। ही रिपोर्ट्स इट इज़ अ 6 व्हेन इट इज़ एक्चुअली अ 6। मतलब उसने रिपोर्ट किया कि 6 है और 6 भी आया है, दैट मीन्स ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, क्योंकि ही स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 times। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 होगा कि
He reports that it is a 6 when it is not a 6. 6 नहीं है, but he reports that it is a 6. That means he is not speaking the truth. जैसे मैंने बताया था कि ये जो इवेंट्स होते हैं जैसे E1, E2, इनका सम हमेशा 1 होता है, बट इनका सम 1 नहीं होता. बट ये एक ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें इनका सम 1 होगा, क्योंकि देखो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स अगर वो सच बोल रहा है तो 1 आउट ऑफ 4 टाइम्स ऑब्वियसली वो सच नहीं बोलेगा, तो ये हो जाएगा 1/4. अब बेस थ्योरम हमें यूज़ करके क्या निकालना है कि इट इज़ एक्चुअली अ 6. इट इज़ एक्चुअली अ 6 मतलब E1A निकालना है. तो E1A हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1A हो जाएगा E1 देखो हमारे पास है ही रिपोर्ट्स 6 व्हेन इट इज एक्चुअली 6, 3/4 था. तो 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/6. नीचे भी आ जाएगा 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6. सबके नीचे 4 एंड 6 जो है 24 वो कैंसिल हो जाएगा. ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 3 + 5 विच इज़ 3/8. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 3/8. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा बार बोर्ड्स में यही क्वेश्चन आया हुआ है. इसके साथ हमारे बेस थ्योरम के 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए. बट मुझे लगता है कि बेस थ्योरम के लिए हमें एक और वीडियो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें. So keep on following the series of 5 these important questions, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.